औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो लेक्चर है ये 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्रामर के रूल्स हैं विच आर रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये उसके बारे में है। और स्पेशली जो है ये बीए के जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं ऑनलाइन, उसमें जो है करेक्शन का पोर्शन भी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल पैटर्न पे भी था और अब ये ज़ाहिर है ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी होगा, तो ये उस सिलसिले में बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो कम से कम आपको सारी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कम व बेश जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं या इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कि सेंटेंसेस की करेक्शन में आ सकते हैं, तकरीबन तमाम के तमाम इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। और बड़े रिपीटेडली ये जो है ना सिर्फ बीए के एग्ज़ाम में बल्कि सीएसएस के एग्ज़ाम में और इंटर के एग्ज़ाम में भी, इंटर पार्ट 2 के एग्ज़ाम में भी इस रूल से रिलेटेड करेक्शन के सेंटेंसेस बार बार आते रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है, दिस लेक्चर विल इक्वल बी इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली बीए स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर अदर competitive एग्ज़ाम्स एंड इंटरमीडिएट पार्ट 2 स्टूडेंट्स। तो जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस लेक्चर की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और आप देखेंगे कि बड़े आसान तरीके से तमाम रूल्स को हम मिसालों के साथ इसकी वजाहत करेंगे। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। लेकिन बिफोर वी गो इनटू करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। और कमेंट्स जो हैं वो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी इसके ऊपर आप दें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को भी शेयर करें। तो वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए। चलिए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी, सबसे पहला रूल है द यूज़ ऑफ इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर एंड प्रायर। ये तमाम जो हैं अल्फाज, इनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है कि ऑल दीज वर्ड्स आर एंडिंग ऑन IOR। ये तमाम अल्फाज IOR पे ख़त्म हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे दूसरी चीज़ की वजाहत मैं कर दूं कि ये तमाम अल्फाज जो हैं ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इन्फीरियर है तो इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया। ये ज़ाहिर है कि आप दो चीज़ों का जब कंपैरिजन करेंगे तो किसी को बढ़िया और किसी को घटिया ही ज़ाहिर है बोलेंगे। जब इन्फीरियर बोलते हैं तो दैट मीन कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुकाबले में घटा रहे हैं। सुपीरियर भी ऐसे इसका ऑपोजिट है। जूनियर और सीनियर भी आप जानते हैं कि जो है ये भी कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और प्रायर का मतलब भी पहले ये भी जो है वो होता है, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये कंपैरिजन के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इनके बारे में दो चीज़ें ज़रा ज़हन में रखें कि ये ऑलरेडी चूँकि कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव की, तो लिहाजा इनके साथ मोर नहीं लग सकता। जब मोर नहीं लग सकता तो ज़ाहिर है कि ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है दिस क्लॉथ इज़ मोर इन्फीरियर, तो इसमें आपको पहली गलती तो मिल गई कि मोर नहीं लगना। तो मोर ना लगने की वजह यह है कि इन्फीरियर ऑलरेडी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और मोर लगाते हैं आमतौर पे सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाने। जैसे ब्यूटीफुल है तो आप मोर ब्यूटीफुल लिख देते हैं उसको सेकंड डिग्री बनाने के लिए कि ज़्यादा खूबसूरत। तो ये चूँकि ये ऑलरेडी सेकंड डिग्री है तो लिहाजा इसके साथ आपको मोर नहीं लगाना। दूसरी बात ये है कि इसके इन अल्फाज के बाद आप दैन यूज़ नहीं करेंगे। दैन की बजाय हमेशा टू यूज़ करेंगे। दैन की बजाय हमेशा टू यूज़ किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरे नंबर पे अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, ही इज़ सीनियर दैन यू। वो तुम्हारे मुकाबले में सीनियर है
तो इसमें आपने देन जो है उसको ख़त्म करके टू यूज़ करना है। तो इसके साथ सीनियर के साथ मोर तो उसने लगाया नहीं, लिहाजा जो है हमें सीनियर को तो चेंज नहीं करना, अलबत्ता देन की बजाय हम टू यूज़ करेंगे, इस वजह सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो इसमें एक ही गलती थी, जबकि ऊपर जो नंबर एक एग्ज़ाम्पल थी उसमें दो गलतियां थी कि जो इन्फीरियर जो था उसके साथ मोर भी लगाया गया था और उसके बाद देन भी यूज़ किया गया था, तो देन को हमने टू में चेंज कर दिया। दूसरा जो रूल है वो है सम और एनी के दरमियान क्या फ़र्क है। तो एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिए कि जो एनी है ये ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जिसमें नेगेटिविटी पाई जाती है, और सम जो है वो पॉजिटिविटी के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है, जो सेंटेंस जिसमें नेगेटिविटी ना पाई जाए। तो मीनिंग कमोबेश कुछ मिलते जुलते होते हैं। जैसे आपके सामने मिसाल है, आई डू नॉट हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, तो ये गलत है। डू नॉट चूँकि आ गया है, लिहाजा आप डू नॉट होने की वजह से सम नहीं बल्कि एनी यूज़ करेंगे। आप कहेंगे आई डू नॉट हैव एनी मनी। लेकिन अगर डू नॉट ना हो और आप कहें आई हैव सम मनी, देन इट विल बी करेक्ट, तब ये ठीक होगा। तो ये मेरे ख़्याल से मैंने एक सेंटेंस को दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बोल के वाज़े कर दिया है। रूल नंबर 3, नो प्रेपोजिशन बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि जो सेंटेंस आप बनाते हैं, जब टेंसेस सीखते हैं तो आम तौर पे सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखें कि इंग्लिश के अंदर ऐसा है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान प्रेपोजिशन नहीं आती। वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान प्रेपोजिशन नहीं आती। जैसे पहला सेंटेंस है, ही हेट्स विद लुबना, वो लुबना से नफ़रत करता है, वो लुबना के साथ नफ़रत करता है। अब साथ का तर्जमा हमारे जहन में हमेशा से विद ही होता है, तो इस कन्फ्यूजन से एग्ज़ामिनर आमतौर पे फ़ायदा उठाता है और दरमियान में विद वगैरह लगा देता है। तो हमेशा जो है ना, आप इसमें देखिए कि ही जो है सब्जेक्ट है, हेट जो है नफ़रत करना ये वर्ब है, और लुबना जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। दरमियान में विद प्रेपोजिशन है, तो विद जो है ना उसको हम ओमिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा दुरुस्त, ही हेट्स लुबना। ऐसे ही मैं और एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे आई लव विद माई मदर, मैं अपनी वालदा के साथ मोहब्बत करता हूँ, तो ये भी गलत होगा क्योंकि लव, आई जो है सब्जेक्ट है, लव जो है मोहब्बत करना ये वर्ब है, और विद प्रेपोजिशन है, और माय मदर ज़ाहिर है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान प्रेपोजिशन नहीं लगानी। तो आएगा आई लव माय मदर। ये मैंने एक और मिसाल आपको ज़ुबानी बता दी। अब नीचे एक और मिसाल लिखी है जो एग्ज़ाम में आ चुकी है। आई रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम, मैं स्टेशन के ऊपर वक्त पर पहुंचा। अब पर का तर्जमा हमारे जहन में ऑन या एट ही होता है, तो इस लिहाज से तो हम इस सेंटेंस में जो है वो आमतौर पे अगर जो है बड़ी एक आम नज़र से देखें तो गलती नहीं नज़र आएगी। जैसे आई इसमें सब्जेक्ट है, रीच्ड जो है वो वर्ब है, और दी स्टेशन जिस जगह पहुंचा यानी जिस पे काम हुआ है वो ऑब्जेक्ट है। तो एट दरमियान में हमें ठीक लग रहा है, देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हमें रूल का पता हो तो देन हम जानते हैं कि ये गलत है। आई रीच दी स्टेशन होगा, आई रीच दी स्टेशन इन टाइम जो है उसका मतलब होता है बर वक्त। तो ये भी आपके, इसके अलावा मैं एक और मिसाल आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ उसने, शेर ने मुझ पर हमला किया, तो इसका जुमला, इस जुमले का तर्जुमा आमतौर पे हम करते हैं द लाइन अटैक्ड एट मी या ऑन मी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि शेर ने मुझ पर हमला किया। पर का तर्जुमा हमारे ज़हन में तो ऑन या एट ही होता है, उस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन गलत है आएगा क्योंकि यहाँ शेर सब्जेक्ट है और हमला करना वर्ब है। द लाइन अटैक्ड, और जो ज़ाहिर है मैं हूँ वो ऑब्जेक्ट हूँ जिस पे काम हो रहा है, जिस पे हमला हो रहा है। तो आएगा द लाइन अटैक्ड मी।
इसके अलावा इस यहाँ एक जो है वो कन्फ्यूजन दूर करना भी ज़रूरी है कि ये रूल आम वर्ब्स पे तो अप्लाई होता है, लेकिन फ्रेज़ल वर्ब्स जो आप जानते हैं फ्रेज़ल वर्ब के साथ प्रेपोजिशन भी मौजूद होती है, तो फ्रेज़ल वर्ब के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारी जो फ्रेज़ल वर्ब्स हैं उनके साथ आप जानते हैं प्रेपोजिशन एक या दो प्रेपोजिशंस होती हैं। जैसे लफ्ज़ है गिव, जैसे प्रेपोजिशन है गिव अप। गिव अप, गिव का मतलब ज़ाहिर है आम अल्फाज में तो देना होता है, लेकिन गिव अप जब इकट्ठा लिखा जाता है तो इससे मुराद होता है किसी आदत को छोड़ देना, तर्क कर देना। तो जब मैं कहता हूँ आई गेव अप स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है और गेव जो है, गेव अप जो है ना, ये फ्रेज़ल वर्ब है और ऑब्जेक्ट है स्मोकिंग। तो जो ये रूल जो है ना, इसकी एक कह लें कि एग्जम्पशन है, एक जो कह लें एक बिल्कुल आप ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फ्रेज़ल वर्ब पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 4 ये है कि डोंट यूज़ दी बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक ब्यूटी, लव, हेट्रेड एंड एट्सेट्रा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनसे पहले आप दी यानी डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी कोई मटेरियल शेप नहीं होती। आमतौर पे जिस चीज़ को भी कभी हम नाम लेते हैं उसकी कोई ना कोई मटेरियल शेप होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनकी कोई मटेरियल शेप नहीं होती। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी इज़ अ क्वालिटी। लव, लव जो है वो एक जज्बा है, हेट्रेड भी एक जज्बा है, एंड एक जज्बा है। ऐसे ही लाइफ और डेथ है तो ये एक हालत है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जंग के मैदान में हर तरफ ज़िंदगी मौत रक्स कर रही थी। अब मौत जो है वो रक्स कर रही थी, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शक्ल दी है। अब मौत की बाकायदा कोई शक्ल तो नहीं है, वो तो एक हालत है कि जब को जो इंसान का या किसी जानवर का दिल धड़कना और दिमाग काम करना बंद हो जाए, उस क्लिनिकली जब उसकी डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये अब मौत इस पे वाक़या हो गई है। तो इनसे पहले अमूमी तौर पे आप दी इस्तेमाल नहीं करते, बहुत रेयर केसेस में किया जाता है, लेकिन बहरहाल जो है वो जब ये अपनी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तब इनसे पहले नहीं करते। जैसे दी ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, यानी खूबसूरती को किसी जेवर की, किसी सजावट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, क्योंकि दी यहाँ से हटा दिया गया। फिर है यूज़ ऑफ लेस्ट, LEST, लेस्ट। लेस्ट जो है, ये लफ्ज़ लेस्ट जो है इसका मतलब होता है अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कहीं ऐसा ना हो, इस सेंस में इसका मतलब होता है। तो जैसे ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही मे फेल, वो मेहनत करता है कि खुदा ना खास्ता वो कहीं फेल ही ना हो जाए, या जो है ना कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। वो मेहनत इस वजह से करता है कि कहीं वो फेल ही ना हो जाए। तो लेस्ट के इस्तेमाल में एक चीज़ जो है वो आपके सामने वाज़ेह होनी चाहिए कि लेस्ट के बाद वाली जो क्लॉज आएगी ना, जैसे इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज़ हैं, ही वर्क्स हार्ड एक क्लॉज है, ही में फेल दूसरी क्लॉज है। तो लेस्ट दरमियान में इन दोनों क्लॉजेज़ को जोड़ रहा है, ही वर्क्स हार्ड को, ही में फेल को। तो लेस्ट के साथ जो है ना वो एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि लेस्ट के बाद वाली जो क्लॉज है ना उसमें में, कैन, कुड कुछ नहीं आएगा, हमेशा शुड आएगा। और एक और चीज़ जिसकी मैं वजाहत कर दूं कि लेस्ट के अंदर ही नॉट के मानी भी होते हैं। जब लेस्ट को आप बोलते हैं तो उसका तर्जुमा होता है खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं ऐसा ना हो। तो ना का तर्जुमा लेस्ट के अंदर ही मौजूद होता है, लिहाजा अलग से आपको बाद वाली क्लॉज में शुड के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सेंटेंसेस देख सकते हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन देखिए, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड नॉट फेल, वो मेहनत करता है कहीं वो खुदा ना खास्ता फेल ही ना हो जाए। अब इसमें शुड के बाद नॉट भी यूज़ किया गया है, जो कि शुड तो बिल्कुल ठीक है लेकिन नॉट गलत है। वजह यह है कि लेस्ट के अंदर ही नॉट के मानी मौजूद है, लिहाजा ये ऑप्शन गलत होगा। और जो है
इस वजह से हमारा बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। यहाँ ए ऑप्शन की भी मैं वजाहत कर दूँ कि ए ऑप्शन में शुड जो इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ नॉट इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर आप सेंटेंस की पहली क्लॉज देखें, ही वर्क्स हार्ड, तो वहाँ गलती कर दी गई है कि वहाँ आपने जो पिछली क्लॉज है उसमें जो ही है वो उसके साथ वर्क यूज़ किया है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में एस और एस का इजाफा होना था। लिहाजा वो चूँकि गलती है तो इस वजह से हम ए ऑप्शन को भी करेक्ट ऑप्शन नहीं समझेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द यूज़ ऑफ एज वेल एज अलॉन्ग विद विदाउट, इनके इस्तेमाल के बारे में एक चीज़ की वजाहत कर दी जाए कि ये जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे और इनके आगे और पीछे यानी पहले और बाद में दोनों जगह नाउन या प्रोनाउन आएँ, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो जो पहले इस्तेमाल होगा ना नाउन या प्रोनाउन उसके मुताबिक आएगी। जैसे आपके सामने मिसाल है, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स हैव कम। इसमें देखिए इनमें से अलॉन्ग विद इस्तेमाल हुआ है। अलॉन्ग विद का मतलब होता है यानी साथ। अब अलॉन्ग विद से पहले टीचर है, टीचर सिंगुलर है, और उसके बाद अलॉन्ग विद के बाद है हिज स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है। अब अगर हम हिज स्टूडेंट्स को देखें तो हैव कम, हैव प्लूरल वाली वर्ब बिल्कुल ठीक लगी है। और अगर दी टीचर को देखें तो फिर हमें हैज़ लगाना चाहिए। और रूल मैंने आपको बता दिया है कि रूल ये है कि ये एज़ वेल एज़ अलॉन्ग विद विदाउट, ये जब दो प्रोनाउंस के दरमियान या दो नाउन्स के दरमियान आएंगे और इनके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगेगी। तो लिहाजा ये ऑप्शन दुरुस्त होगा, द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स हैज़ कम। अब अगर इसका तर्जमा देखें तो तर्जमे में भी आपको लगेगा कि टीचर अपने तलबा के हमरा आया है, आए हैं नहीं आया है। ये उर्दू में भी आपको अगर आप इसका तर्जुमा करके देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद है 7 नंबर, यूज़ ऑफ यस्टर अगो लास्ट। अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे अगो लास्ट वगैरह आए तो सिंपल सी बात यह है कि वहाँ जो टेंस इस्तेमाल होगा वो पास्ट इंडेफिनाइट होगा। पास्ट इंडेफिनाइट का मतलब ये होता है कि अगर एक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। जैसे आपके सामने ये मिसाल है, शी हैड रिटन मी द लास्ट नाइट, उसने कल रात मुझे लिखा। अब ये देखिए लास्ट का लफ्ज़ आ गया तो लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनाइट आएगा। पास्ट इंडेफिनाइट से सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, यानी हैड नहीं आएगा और रिटन भी नहीं आएगा बल्कि रोट आएगा। शी रोट मी द लास्ट नाइट। फिर दूसरी मिसाल है, शी हैज़ टेकन एग्जामिनेशन 2 days अगो। अब ये अगो इस सेंटेंस में आ गया तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनाइट है। यहाँ पिछले सेंटेंस में तो उसने पास्ट परफेक्ट हैड यूज़ कर दिया, या यहाँ एक और बड़ी गलती कर दी है कि हैड भी नहीं यूज़ किया बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो लिहाजा यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो सब्जेक्ट पहले से मौजूद है शी और हैज़ को हटा दिया और हमने कर दिया टेकन को सेकंड फॉर्म यानी टुक। फिर 9 नंबर है द टेंसेस ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना, ये क्या होती हैं ये पहले वाज़ेह से देख लें। हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करते रहे हैं, यहाँ बहुत सारे सेंटेंस हम पढ़ते हैं जिसकी दो क्लॉजेज होती हैं, यानी जुमले को आमतौर पे कंजंक्शन के ज़रिए दो जुमलों को जोड़ के एक जुमला बनाया गया था। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, दैट कंजंक्शन है और उसके बाद लगाया ही आर हेल्पिंग हर। अब ये दूसरा जुमला हो गया। तो ये जुमला जो है इसमें दरअसल दैट लगा के दो जुमलों को एक जुमला बनाया गया। तो जो पहले वाली क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। वो आई टोल्ड हर जो ये है प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट के बाद वाली क्लॉज जो कहलाएगी वो सबऑर्डिनेट यानी मातहत क्लॉज कहलाएगी। अब इसमें टेंसेस का जो है ना बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है ऐसे सेंटेंसेस में।
जिसमें दो क्लॉजेस इस्तेमाल हो रही हों, इसमें देखना ये होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है ना, अगर तो वो पास्ट में है, जैसा कि इसमें पास्ट में है, आई टोल्ड हर, ये पास्ट में है। आई टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। आई टोल्ड हर पास्ट इंडेफिनाइट है, पास्ट फॉर्म है। लिहाजा जुमले का जो बाद वाला हिस्सा है ना, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसका भी टेंस चेंज होगा। लिहाजा जो है ना, उसमें प्रेजेंट टेंस है, ही आर हेल्पिंग हर। जो है ये आप देख रहे हैं कि इज़ आर एम जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, तो लिहाजा ये जो है प्रेजेंट है। तो असूल ये होता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो दैट के बाद वाली यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज वो भी पास्ट में चली जाती है। अब यहाँ हमने इसकी करेक्शन ये की, आई टोल्ड हर दैट ही वॉज हेल्पिंग हर। अब यहाँ मैंने पास्ट टेंस को पास्ट टेंस कर दिया ही आर हेल्पिंग को। वैसे इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में एक गलती ये भी थी कि ही के साथ तो वैसे इज़ आता है, तो अगर इज़ भी होता तो तब भी ये गलत होगा, ही इज़ हेल्पिंग हर भी गलत होता, तो वो दरअसल वॉज ही होना चाहिए था। फिर एक और मिसाल है, आई टोल्ड हर दैट ही विल हेल्प हर। अब इसमें एक और सिनेरियो आपके सामने आ गया कि पहला जुमला जो है वो तो है पास्ट, जबकि दूसरा जो है फ्यूचर में है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि पहला जुमला जो है दैट से पहले वाली क्लॉज पास्ट में और बाद वाली फ्यूचर में हो, तो उसमें आप देखिए अगर विल हो तो उसको वुड में चेंज कर दें, शल हो तो शुड में चेंज कर दें, कैन हो तो कुड में चेंज कर दें, मे हो तो माइट में चेंज कर दें। तो चूँकि यहाँ ही विल हेल्पर विल है, तो विल को जो है ना आप वुड में चेंज करें और इस तरीके से आपका सेंटेंस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट ही वुड हेल्प हर। इसमें बी ऑप्शन की मैं वजाहत कर दूँ, उसमें वुड यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो है वो हर को यू जो है ना वो कर दिया गया, लिहाजा वो इस वजह से गलत हो गया कि वहाँ प्रोनाउन की एक तब्दीली कर दी गई, तो लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद एंजॉय, अवेल, एक्विट, अवेंच। ये कुछ अल्फाज हैं जिनके साथ अमूमी तौर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पहले तो इन अल्फाज के मानी देख लेते हैं। एंजॉय का मतलब लुत्फ़ उठाना, अवेल का मतलब किसी मौका वगैरह से फ़ायदा उठाना, और एक्विट का मतलब रिहा करना, रिहाई पाना, एवेंज का मतलब इंतकाम लेना। तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ अमूमी तौर पे आम ज़ुबान में बात की जाए तो हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी का ओवर सेल्फ्स, दे का दैम सेल्फ्स, और इट का इट सेल्फ। इस तरीके से सेल्फ लगा के आमतौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही अवेल्ड ऑफ द चांस, उसने मौके से फ़ायदा उठाया। अवेल्ड इस लिस्ट में मौजूद है, लिहाजा इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे जो उसमें प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। जैसे ही इस्तेमाल हुआ तो ही का हिमसेल्फ होगा, लिहाजा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस है, वो इन्जॉय ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़, हमने हॉलीडेज़ के दौरान इंजॉय किया। अब इंजॉय भी इस लिस्ट में मौजूद है, तो इंजॉय के साथ जो है ना हमने ओवर सेल्फ लगा लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही का। चूँकि वही यहाँ इस्तेमाल हुआ था तो हमने ज़ाहिर है वही के मुताबिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना था। यहाँ इंजॉय के केस में एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि इंजॉय के साथ हर जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तभी आता है जब इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे वर्ब काम कर रही हो। जैसे वी इंजॉयड ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़, हमने हॉलीडेज़ के दौरान इंजॉय किया, लेकिन किस चीज़ को इंजॉय किया ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। लिहाजा जो अगर किसी चीज़ को इंजॉय किया है ना तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मसलन मैं कहता हूँ वी इंजॉयड क्रिकेट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़, हमने हॉलीडेज़ के दौरान क्रिकेट को एंजॉय किया। तो लिहाजा क्योंकि यहाँ मैंने जिस चीज़ को एंजॉय किया यानी ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया, लिहाजा अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब ही आएगा एंजॉय के साथ जब वहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा।
10 नंबर है हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ एडवाइस वर्क इंफॉर्मेशन। ये कुछ अल्फाज हैं जिनका प्लूरल जो है वो एस लगा के नहीं बनाया जा सकता। मसलन एडवाइस का एडवाइसेस, वर्क का वर्क्स या इंफॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका आपको प्लूरल बनाने के लिए आमतौर पे पीसेस ऑफ लगाना पड़ता है। जैसे आपके सामने मिसाल है, ही गेव हिज सन मैनी एडवाइसेस, उसने अपने बेटे को बहुत सारी नसीहतें की। तो ये अभी अभी आपने पढ़ा है कि वर्क, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस वगैरह का प्लूरल आप नहीं बनाते एस लगा के, तो ये लिहाजा ये होगा ही गेव हिज सन मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। 11 नंबर है यूज़ ऑफ हार्डली एंड स्केर्सली। स्केर्सली और हार्डली हम मानी अल्फाज हैं, इन दोनों का मतलब होता है बमुश्किल। तो एक चीज़ तो ज़रा ज़हन में रखिए कि हार्डली या स्केर्सली के साथ जो दूसरी कंजंक्शन आएगी ना, वो कंजंक्शन आएगी व्हेन, हमेशा देन नहीं आएगा, देन या देन नहीं आएगा, बल्कि व्हेन आएगा हमेशा। और इसके साथ ये भी है कि हार्डली या स्केर्सली जब आता है ना अमूमी तौर पे सेंटेंस के शुरू में, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इसके फ़ौरन बाद आता है, लेकिन इसके बावजूद सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नहीं होगा। जैसे आपके सामने है हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम देन शी बिगेन टू क्राई, तो इसमें एक ही गलती है कि हार्डली के साथ देन इस्तेमाल किया गया है। तो देन को व्हेन कर दें तो जुमला हो जाएगा आपका दुरुस्त। लेकिन ए नंबर सेंटेंस अगर आप देखें तो उसमें जो है वो देन तो रहने दिया गया है, लेकिन जो है शी के बाद हैड यूज़ कर दिया गया, जो कि गलत है। मैंने वजाहत कर दी कि हार्डली या स्केर्सली के साथ जब दूसरी कंजंक्शन आएगी व्हेन वगैरह, सेंटेंस के दो जो है वो क्लॉजेज़ होंगी, तो हार्डली और स्केर्सली के फ़ौरन बाद हैड आएगा और इनके बाद देन या देन दूसरी कंजंक्शन नहीं आएगी बल्कि व्हेन आएगा। ज़्यादा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नो सूनर का यूज़, नो सूनर का यूज़ जो है वो एग्जांपल पहले पढ़ लेते हैं। नो सूनर आई सा हिम आई रैन टू मीट हिम। इससे पहले अभी आपने हार्डली और स्केर्सली का केस पढ़ा था पिछले 11 नंबर में, तो वहाँ आपने पढ़ा था हार्डली या स्केर्सली के साथ देन नहीं आता बल्कि व्हेन आता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ आप देख लें कि नो सूनर जब आएगा तो वहाँ व्हेन नहीं आएगा, हमेशा देन आएगा। तो ये उसके तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ये भी एक याद रखने का तरीका है कि आप नो सूनर के रूल को हार्डली या स्केर्सली के साथ मिला के ज़रा याद रखें तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो यहाँ ये बात तो वाज़ेह होगी कि नो सूनर के साथ देन आएगा दूसरी क्लॉज से पहले। और दूसरे नंबर पे ये है कि नो सूनर के केस में भी आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले ही लगानी है। इसके इस पहले लगाने यानी सब्जेक्ट से पहले लगानी है हमेशा वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपके सामने सेंटेंस है नो सूनर आई सा हिम आई रैन टू मीट हिम, इसमें दोनों जगह गलती की है कि एक तो नो सूनर के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई और उसके साथ ही जो है वो देन भी नहीं लगाया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नो सूनर डिड आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाया और डिड ही लगेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। तो डिड आपने सब्जेक्ट से पहले लगाया यानी आई से पहले। और ज़ाहिर है कि जब आपने डिड लगा दिया तो सा नहीं रहेगा बल्कि सी हो जाएगा, क्योंकि डिड चूँकि ख़ुद सेकंड फॉर्म है और आप जानते हैं डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो डिड आई सा नहीं आएगा, डिड आई सी आएगा। और उसके बाद जो है ना आई रैन टू मीट हिम से पहले जो है ना वो देन यूज़ होगा। इस तरीके से नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई रैन टू मीट हिम। अभी मैंने उसको देखा भी नहीं था कि मैं उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। रूल नंबर 13, दी यूज़ ऑफ दी बिफोर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इनके नेचुरल ऑब्जेक्ट से पहले दी यूज़ करना है। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जो नेचर ने हमें मतलब पैदा करके दिए हैं। जैसे आप देखते हैं सूरज एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है,
सन नेचुरल ऑब्जेक्ट है, स्टार नेचुरल ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सिमतें जितनी हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। तो इनके नामों से पहले दी आएगा, कॉमन नाउन से पहले दी नहीं आएगा। हमेशा जो इनका जो प्रॉपर नेम होगा उनसे पहले दिया आएगा। अब ये सारी सन और स्टार, सन और मून, ये तो यूनिक चीज़ें हैं। तो लेकिन बाकी जो चीज़ इसी तरीके से ईस्ट साउथ वेस्ट ये भी यूनिक हैं, लेकिन जो यूनिक नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी जो है, जब सी बोलते हैं सी मीन समुंदर, तो सी तो दुनिया में ज़ाहिर है कि 5 बड़े समुंदर हैं, उसके अलावा छोटे छोटे समुंदर भी हैं। तो उनके नामों से पहले जो है ना वो दी लगेगा। जैसे अगर सी होगा तो सी के साथ, समुंदर के साथ तो दी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कहेंगे पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन एक समुंदर का नाम है, दी पैसिफिक ओशन होगा। इसी तरीके से माउंटेन अगर बोलें, माउंटेन पहाड़ होता है, पहाड़ जो है वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर पहाड़, किसी पहाड़ का नाम ले लें, K2, माउंट एवरेस्ट, तो उससे पहले दी लगेगा। अब आपके सामने जो है वो सेंटेंस मौजूद है, द सन राइजेज़ इन ईस्ट। इस सेंटेंस में ये है कि सन जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और इसमें सन से पहले तो दी लगा के बिल्कुल करेक्ट कर लिखा है। लेकिन ईस्ट भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, सिमत भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, उससे पहले भी दी लगाना ज़रूरी है, लिहाजा डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इस तरीके से जो रावी इज़ अ फेमस रिवर दूसरा सेंटेंस है, तो रावी भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। अगर रिवर हो तो रिवर जो है वो कॉमन नाउन है, तो रिवर से पहले तो लफ्ज़ रिवर से पहले तो दी नहीं लगता। लेकिन रिवर का अगर कोई नाम ले लें, जैसे रावी है, इंडस है, नाइल है, अमेज़न रिवर है, तो जो भी रिवर आएगा उसके नाम से पहले, जैसे ओशन के नाम से पहले आपने दी लगाया था, ऐसे इनके नाम से पहले भी दी लगाएंगे। द रावी इज़ अ फेमस रिवर। 40 नंबर है द प्लूरल ऑफ डियर, स्वाइन, पैसा, फ़िश। ये कुछ नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में इनके साथ एस नहीं लगता। ये विदाउट एस जो है ना ये प्लूरल बनेंगे। जैसे ये आपके सामने दी हंटर किल्ड दी डियर्स। अब डियर्स हिरनों को मारा, ये हिरन यानी एक हिरन को मारे, बहुत सारी हिरनों को मारे, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा। तो सेंटेंस होगा करेक्ट, दी हंटर किल्ड दी डियर। उसके बाद है यूज़ ऑफ ईच, एवरी, एनी, नो वन, नन, आइदर, नेदर वगैरह। ये वो प्रोनाउंस हैं जो न्यूट्रल प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये इनके बारे में एक बात वाज़ेह है कि दीज आर सिंगुलर। ये सारे सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर वाली लगेगी। जैसे आपके सामने ऑप्शन है ईच ऑफ अस हैव अ पेन, तो ईच आ गया तो इसके साथ हैव नहीं आएगा चूँकि ये सिंगुलर है, हैज़ आएगा। तो ये ऑप्शन ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन। दी यूज़ ऑफ वुड दैट जो है वो काश के मानी में इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं वुड दैट आई वर बिलियनर, काश मैं एक अरबपति होता हूँ। वुड दैट अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता हूँ। तो ये आपके सामने सेंटेंस है, वुड दैट आई एम अ किंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि वुड दैट जब भी आएगा और काश के मानी में ज़ाहिर इसका इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ आई आए, ही आए, शी आए, इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर ही लगाते हैं। अगर वर्ब मौजूद नहीं है, कोई एक्शन मौजूद नहीं है, सेंटेंस में कोई एक्शन मौजूद नहीं है, तो इसके साथ वर आएगा। जैसे इस सेंटेंस में कोई एक्शन मौजूद नहीं है, वुड दैट आई वर अ किंग, काश में एक बादशाह होता है, सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार है, इसमें कोई काम नहीं है। लिहाजा प्रनाउन वुड दैट के साथ कोई भी प्रनाउन आए, आई, वी, ही, शी, कुछ भी आए, उसके साथ वर यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ बेड विद गुड बाय। गुड बाय जब आपने किसी कहना हो तो सेट या से वगैरह उसके साथ नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि आपने उसके साथ बेड को इस्तेमाल करना है। अब बेड की सेकंड फॉर्म होती है बेड। तो सेंटेंस ज़रा देखिए, आई सेड हिम गुड बाय गलत होगा, आई बेड हिम गुड बाय। यूज़ ऑफ टू का इस्तेमाल। अब टू का जो इस्तेमाल है वो हम ज़रा एक मुख्तलिफ़ अंदाज से पढ़ेंगे, इसका जो है ख़ास इस्तेमाल पढ़ेंगे।
कि बहुत सारे जुमलों में हम टू का इस्तेमाल करते हैं, TOO, और उसके साथ सिंगल ओ वाला टू जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये अमूमी तौर पे ऐसे जुमले होते हैं, जैसे इसकी मिसालों से ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से वजाहत हो सकती है। जैसे आपके सामने ये लिखा है, दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक, पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। इस तरीके से हम बहुत सारे जुमले बोलते हैं कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, उसकी राइटिंग इतनी ख़राब है कि पढ़ी नहीं जा सकती। तो नहीं का इस्तेमाल आमतौर पे ऐसे जुमलों में होता है कि इतनी ख़राब है, फ़लाँ चीज़ इतनी ठंडी है, इतनी गर्म है कि वो पी नहीं जा सकती, खाई नहीं जा सकती। जब ऐसे जुमले बोले जाएं तो वहाँ पे आप TOO का इस्तेमाल करते हैं, वेरी का इस्तेमाल नहीं करते, और इसके साथ जो वर्ब होती है उससे पहले सिंगल ओ वाला टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे है दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक के बजाएगा दिस वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक, ये पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। इसी तरीके से मैं और 2-4 मिसालें बोल सकता हूँ कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, इज़ टू वीक टू वॉक। देखिए इस जुमले में अगर आप गौर करें, जो मैंने बोला है ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। मैंने जो एडजेक्टिव से पहले तो TOO इस्तेमाल किया है, लेकिन वॉक जो कि वर्ब है उससे पहले सिंगल ओ वाला टू इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि उसकी राइटिंग इतनी ख़राब है कि पढ़ी नहीं जा सकती, तो आप कहते हैं हिज राइटिंग इज़ टू बैड टू रीड। यूज़ ऑफ अ फ्यू का इस्तेमाल, अ फ्यू का मतलब होता है चंद। आम तौर पे फ्यू जब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ आ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है चंद एक। ही गेव मी फ्यू रुपीज़ नहीं होगा, ही गेव मी अ फ्यू रुपीज़ आएगा। 20 नंबर है यूज़ ऑफ दी व्हेन अ कॉमन काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट इट्स होल क्लास। जब कोई कॉमन काउंटेबल नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उससे पहले दी यूज़ किया जाता है। जैसे डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे डॉग जो है सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है कि कुत्ता एक वफ़ादार जानवर है, तो कुत्ते की यहाँ क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया गया और कुत्ता सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारी मुराद कोई एक कुत्ता नहीं है, यहाँ हमारी मुराद जो है डॉग्स की तमाम जो है ना नस्ल जो है वो फेथफुल होती है, क्योंकि वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम कहते हैं डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो इससे मुराद है कि जितने भी कुत्ते हैं वो तमाम ही वफ़ादार होते हैं। दी तो आएगा दी डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। जैसे आप कहते हैं स्नैक इज़ अ पॉइजनस एनिमल, जो स्नैक जो है वो पॉइजनस एनिमल है, एक जहरीला जानवर है, तो दी स्नैक आएगा यहाँ भी। लेकिन ये केस जो है ना, ये दो जो है अल्फाज के साथ दी जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा जब वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हों। वो है मैन और वुमेन। मैन और वुमेन अगर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनके साथ दी नहीं आएगा। जैसे मिसाल नंबर 2 आप देख सकते हैं, द मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। यहाँ मैन जो है वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे मुराद तमाम क्लास है इंसानों की, तो दी मैन नहीं आएगा, मैन आएगा। मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। तो यहाँ पे आपने दी इस्तेमाल नहीं किया, अनलाइक जो है वो ऊपर डॉग वाले केस में। जानवर, परिंदे या इवन पौधे जो हैं वो भी अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उनसे पहले दी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैन और वुमेन के केस में नहीं किया जा सकता। जैसे आप एक और सेंटेंस में बोल देता हूँ, वुमेन इज़ वीकर दैन मैन, औरत मर्द के मुकाबले में कमज़ोर होती है। तो ये यूनिवर्सल एक क्वालिटी है दोनों की कि मर्द ताकतवर होता है और जो वुमेन होती है अमूमी तौर पे कमज़ोर होती है। तो यहाँ दोनों, मैंने जो सेंटेंस बोला है दोनों जगह मैन और वुमेन से पहले मैंने दी यूज़ नहीं किया। इसी तरीके से एक पौधे की मिसाल देख लेते हैं। जैसे आप कहते हैं रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज़ यहाँ गुलाब का फूल एक खूबसूरत फूल है, तो ये मैंने गलत सेंटेंस बोला है, मुझे बोलना चाहिए दी रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि रोज़ अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जानवरों के साथ भी है, पौधों के साथ भी है, और जो है तकरीबन तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये मैन और वुमेन के केस में।
जी, यूज़ ऑफ वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ वर्ब्स का इस्तेमाल, क्या या वर्ब सिंगुलर वाली आएगी या प्लूरल वाली। कलेक्टिव नाउन देखने में आमतौर पे आपको एक सिंगल वर्ड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते हैं प्लूरल हैं। जैसे पीपल है और कैटल है, वेकेशन है, वेकेशन का मतलब छुट्टियाँ, तातीलात, तो ये प्लूरल नाउन होते हैं। तो देखने में एक सिंगल वर्ड नज़र आ रहे होते हैं, लिहाजा इनके साथ वर्ब प्लूरल वाली लगेगी। तो यहाँ इज़ नहीं आएगा, बल्कि कैटल के साथ इज़ नहीं आर आएगा। डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। ये दोनों जो हैं एल्डर और ओल्डर, दरअसल ओल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बूढ़ा या पुराना, उसकी सेकेंड डिग्रीज़ हैं। तो इसी तरीके से इनका थर्ड डिग्री एडजेक्टिव होता है एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। ये सेकंड और थर्ड डिग्री जो है एडजेक्टिव ओल्ड का, ये दो दो क्यों होते हैं, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। इसकी वजह ये है कि जो एल्डेस्ट और एल्डर है ये क्लोज़ रिलेशन, यानी वालदैन और भाई बहनों के दरमियान अगर एज का डिफरेंस बताना है तो वहाँ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपने अननाउन लोग जो आपस में जिनका रिलेशन ना हो, तो क्लोज़ रिलेशन ना हो, तो उनके लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज़ ओल्डर जो है दैन मी है, तो इसमें ही और मी जो है इसका इनका आपस में सेंटेंस में हमें कोई पता नहीं है कि आपस में क्या रिलेशन है। तो हम इनको अननाउन कंसिडर करेंगे कि ये दोनों आपस में रिलेटिव्स, क्लोज़ रिलेटिव्स नहीं हैं। तो लिहाजा ही और मी के लिए जो है वो जो एल्डर का लफ्ज़ नहीं बल्कि ओल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। दूसरी इसमें गलती ये है कि जो ओल्डर है उसके साथ जो है वो दैन इस्तेमाल हुआ है, तो दैन के बाद हमेशा सुपरलेटिव दैन के बाद हमेशा जो है प्रोनाउन अपनी सब्जेक्टिव हालत, अपनी असल हालत में आता है। अम्मी की असल हालत आई होती है, तो ही इज़ ओल्डर दैन मी नहीं आएगा, ही इज़ ओल्डर दैन आई आएगा। यूज़ ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन एट द सेम टाइम। अगर तीनों जगह आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन इकट्ठे इस्तेमाल करना हो तो उनका ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट जो आई वही फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ मैं वजाहत कर दूँ, आई और वही फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, दे, बाकी जितने प्रोनाउन हैं वो सारे थर्ड पर्सन शुमार होते हैं। इवन नाउन जो होते हैं, अली, असलम, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, ये सारे भी थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो हमेशा जब तीनों किस्म के प्रोनाउन इकट्ठे आएँ तो ऑर्डर ये होगा कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यहाँ पे लिखा है ही, यू एंड आई टोल्ड द न्यूज़, उसने, तुमने और मैंने खबर सुनाई। तो असल में आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो ए ऑप्शन होगा, ए में हमने सेकंड पर्सन यानी यू को पहले लगाया, ही थर्ड पर्सन है उसको उसके बाद, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है उसको सबसे एंड पे लगाया। यूज़ ऑफ हाउ टू का इस्तेमाल। हाउ टू का इस्तेमाल बड़ा कॉमन जो है क्यूरी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये अब किसी स्किल का आपने बताना है कि फ़लाँ शख्स ये काम कर सकता है या फ़लाँ काम जानता है या मैं ये काम जानता हूँ, तो उसके लिए हाउ टू का इस्तेमाल। जैसे आप कहते हैं कि वो गाड़ी चलानी जानता है, तो ही नोज़ टू ड्राइव नहीं, ही नोज़ हाउ टू ड्राइव। इस तरीके से आप कहते हैं मैं लिखना जानती हूँ,
आई नो हाउ टू राइट, वो पढ़ना जानता है। ही नोज़ हाउ टू रीड, वो कुकिंग जानती है। शी नोज़ हाउ टू कुक। तो कोई भी स्किल के लिए आपने हाउ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। यूज़ ऑफ दीड बिफोर द सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आप जानते हैं कि थर्ड डिग्री से पहले तो दी आता है, लेकिन सम केसेस जो है ना कंपैरेटिव डिग्री जो होती है सेकंड डिग्री उससे पहले भी दी आता है। जैसे टॉल की सेकंड डिग्री टॉलर है और हाई की सेकंड डिग्री हायर है, कूल की सेकंड डिग्री कूलर है। तो इनसे पहले आमतौर पे दी नहीं आता, लेकिन तब दी आता है। मैं इसके लिए हिंट आपको बता देता हूँ। जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन इस तरह कर रहे हो कि एक को नुमायाँ करके सिर्फ आप बयान करें और नुमायाँ करके इस तरह बयान करें कि उसमें से सिर्फ एक का ही जिक्र करें, और लफ्ज़ का हिंट ये होगा कि उस जुमले में ऑफ द टू, ऑफ दोज टू या ऑफ दीज टू वगैरह आमतौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे ये आपके सामने है, तो इसमें आप ये करेंगे कि फिर सेकंड डिग्री लगाएंगे। ये आपके सामने शी इज़ टॉलर ऑफ द टू, कि वो दोनों में वो ज़्यादा लंबी है। अब इसमें आपने ऑफ द टू आया और सेकंड डिग्री आई, और शी को दोनों में से एक, दूसरा कौन है वो हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन एक को हमने नुमाया करके बयान कर दिया। तो यहाँ पे ऑफ द टू आया, तो ऑफ द टू के साथ सेकंड डिग्री ही आएगी, और सेकंड डिग्री जो है ना वो लगाई हुई है उसने, और अलबत्ता दी नहीं लगाया, लिहाजा हम दी लगाएंगे। शी इज़ दी टॉलर ऑफ द टू। इसी तरीके से जब दूसरा केस ये है सेकंड डिग्री से पहले दी लगाने का, जब एक आप ऐसा सेंटेंस बयान करें जिसमें दो एक्शन और दोनों एक्शन जो हैं वो इस तरह हो कि एक के नतीजे में दूसरा हो रहा हो। जैसे हायर योर गो कूलर इट इज़, जितना आप ऊंचाई पे जाएं उतनी ही सर्दी होती चली जाती है। अब इसमें कंडीशन ये है कि ऊंचाई पे जाना शर्त है, और उसका नतीजा ये है कि कूलर इट इज़ सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हाई की सेकंड डिग्री जो है वो इस्तेमाल हुई है। हायर तो उससे पहले भी थी, और कूलर की सेकंड डिग्री यानी कूल की सेकंड डिग्री कूलर से पहले भी दी इस्तेमाल होगा। इस तरीके से और भी सेंटेंस है, जैसे कहते हैं हायर योर इनकम बेटर योर फूड। अब यहाँ जितना आपकी इनकम अच्छी होगी उतनी आपकी फूड बेटर होगी, तो इसमें बेटर और जो हायर है दोनों से पहले दी यूज़ किया जाएगा। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउंस का इस्तेमाल। हमेशा याद रखें कि प्रेपोजिशंस के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा वो अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में आएगा। अब ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि आई फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो आई की ऑब्जेक्टिव हालत होती है मी, और वी की होती है अस, यू की यू ही होती है, ही की होती है हिम, शी की होती है हर, दे की होती है देम, इट की इटी होती है। तो ये मैंने आपको सभी की जो 6-7 प्रोनाउन हैं उनकी ऑब्जेक्टिव हालतें बता दी हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आए, एक आए दो आए जितने भी आए वो अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में आएंगे। यहाँ प्रेपोजिशन है बिटवीन, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन बहुत सारी हैं, जैसे टू है, इन है, फ्रॉम है, ऑफ है, आफ्टर है, बिफोर है, बिटवीन है, ये सारी प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे बिटवीन आया, तो बिटवीन जो है वो उसके बाद है ही और आई। तो आप देखें, आप ही की हमने ऑब्जेक्टिव हालत हिम कर दी और आई की हमने मी कर दी। The use of the before the names of newspaper, magazines and books। यहाँ बिल्कुल एक बात वाज़े आपको बता दी जाए कि बुक्स या बुक्स की तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, उनके नामों से पहले दी यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही रीड्स डॉन डेली, वो रोज़ाना डॉन पढ़ता है। अब डॉन आप जानते हैं बड़ा मशहूर पाकिस्तान का अखबार है, तो ही रीड्स दी डॉन डेली आएगा, सी ऑप्शन। यूज़ ऑफ येट विद ऑल्दो और दो, ऑल्दो और दो ये कंजंक्शंस हैं, दोनों का मतलब होता है अगरचे। तो इनके साथ अमूमी तौर पे लोग बट इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि जुमले की फॉर्मेशन ऐसी है कि उसका तर्जमा कुछ ऐसा बन रहा होता है हिंदी या उर्दू के अंदर, तो वो बट इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे आपके सामने मिसाल है, ऑल दो ही इज़ ओल्ड, अगरचे वो बूढ़ा है, बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो फिर भी ताकतवर है।
अब लेकिन का तर्जमा फ़ौरी तौर पे हमारे ज़हन में चूँकि बट आता है, लिहाजा हमने बट ही इसको यहाँ पे लगा दिया, तो दैट विल बी इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है। यहाँ ऑल दो के साथ आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप, अगर आपने लेकिन का तर्जुमा लिखना है तो बट में येट लगाएं, या एक और ऑप्शन होता है कि आप खाली जो है वो छोड़ दें, कॉमा लगा दें बस खाली, तो तब भी दुरुस्त होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ऐसे होता ऑल दो ही इज़ ओल्ड ही इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर येट ना भी लगाया जाता और तब भी दुरुस्त होता अगर कुछ भी ना लगाया जाए। लेकिन अगर आपने कुछ लगाना है बट या येट में से, तो फिर आपको येट ही लगाना पड़ेगा। येट का मतलब होता है ताहम, अगरचे वो बूढ़ा है ताहम वो अब भी ताकतवर है। 30 नंबर है द टेंस ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रुथ और साइन। अगर कोई कहावत है, मुहावरा है, कोई कोटेशन है उस और सेंटेंस ऐसा है जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया गया है, तो यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस में जो टेंस इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है, और अमूमी तौर पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन होगा क्योंकि ये एक मुहावरा सही है। द प्लूरल ऑफ हेयर, लव्स हेयर बाल। उर्दू में, हिंदी में तो हम बाल का तर्जमा बालों भी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर हेयर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस नहीं लग सकता और इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। बाल सर पे एक हो या लाखों, उसको हेयर ही बोलना है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वाली लगानी है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है हिज हेयर्स आर रेड, तो एक तो यह है कि हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा, और फिर आर नहीं आएगा, इज़ आएगा, वर्ब सिंगुलर वाली लगेगी। तो सी ऑप्शन, हिज हेयर इज़ रेड। यूज़ ऑफ कमेटी, बेंच, जूरी एंड काउंसिल, 32 नंबर। ये कुछ नाउन हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे। कमेटी, बेंच आप जानते हैं अदालतों में होते हैं कि 2 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। तो जूरी जो है वो भी आप जानते हैं जिसके एक से ज़्यादा मेंबर हों, फैसले के लिए बैठे होते हैं। काउंसिल, मशवरे के लिए आमतौर पे लोग बैठते हैं। तो इस तरह के जितने भी नाउन हैं, कमेटी, बेंच, जूरी, काउंसिल, ये आम तौर पे ऐसे नाउन होते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन होते हैं और उसके एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। मतलब कमेटी जो है ना, आप कहते हैं कमेटी फ़लाँ मसले के लिए कमेटी कायम कर दी गई, तो उसके आमतौर पे 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। तो अगर तो उस कमेटी के तमाम अरकान मुत्तफ़िक़ हों तो उनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, उनके साथ वर्ब सिंगुलर वाली आती है। लेकिन अगर किसी अपने फ़ैसले में अपने जो वर्डिक्ट के अंदर उनकी ओपिनियन डिफ़र कर रही हो, मुख्तलिफ हो, तो फिर उनको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। जैसे ये आपके सामने मिसाल है, द कमेटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। कमेटी अपने राय में मुनक़सिम थी, तकसीम थी, डिवाइडेड थी, यानी मुत्तफ़िक़ नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये मुत्तफ़िक़ नहीं थे, तो लिहाजा इनके साथ इनको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा और इसके बाद वाज नहीं वर आएगा, और इसी तरीके से डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आ जाएगा, देयर आ जाएगा, ज़ाहिर है ये प्लूरल होगा। इज इट यूज्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल ये होता है कि अगर एक सेंटेंस है जिसकी 2 क्लॉजेज़ हैं और उनको बिफोर लगा के इकट्ठा किया गया आमतौर पे, तो दोनों टेंसेस अगर पास्ट में हैं तो यकीनी तौर पे होता ये है कि उनमें से एक एक्शन जो हुआ होगा वो पहले हुआ होगा और एक एक्शन बाद में हुआ होगा। जैसे आपके सामने ये मिसाल है, ही टुक मील, उसने खाना खाया, बिफोर ही केम, इससे पहले कि वो आता। अब इसमें से यकीनी तौर पे पहले जो एक्शन हुआ है ना वो हुआ है खाना खाने का, टुक मील का, तो लिहाजा उसको पास्ट परफेक्ट में फिर लेके जाना होगा। जो बिफ़ोर की कंजंक्शन, बिफ़ोर जो आपने यूज़ किया है, बिफ़ोर से पहले वाला सेंटेंस और बाद वाला सेंटेंस जो है ना, उनमें से आपको देखना ही होगा कि दोनों अगर पास्ट में है तो देखना ही होगा कौन सा एक्शन पहले हुआ होगा। जैसे यहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा है कि खाना पहले खाया गया होगा, जो चीज़ पहले की गई है उसको पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म,
तो आई हैड टेकन मील बिफोर ही केम, ये करेक्ट इसकी ऑप्शन। यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हु और विच एंड एज, ये हु विच और एज कंजंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनके बाद जो है कौन सी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये हमने देखना है, क्योंकि हु विच और एज़ ना बजाते खुद सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, ये जिनके लिए इस्तेमाल हो रहे हों दरअसल उनके मुताबिक वर्ब लगाई जाती है। जैसे आपके सामने मिसाल है, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ। हु जो के, अब हु दरअसल इशारा है आई की तरफ। इज़ टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ पे गलती है इज़ की। ये हु जो है चूँकि इज़ के बाद आ रहा है, इस वजह से हम इसे जो है वो समझ रहे हैं कि शायद ये इज़ ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हु दरअसल आई के लिए इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ आई हु। क्योंकि ये हु आई के लिए इस्तेमाल हुआ है और आई के लिए हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस में हम इज़ नहीं इस्तेमाल करते बल्कि एम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इट इज़ आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। फिर है यूज़ ऑफ पॉपुलर विद, ये एक मशहूर जो है वो फ्रेजल वर्ब है। तो लेकिन फ्रेज पॉपुलर विद मकबूल होना, किसी में मकबूल होना, तो ये जो है आमतौर पे अल्फाज के तर्जुमे की कन्फ्यूजन की वजह से इस तरह की बाज़ गलतियाँ स्टूडेंट कर जाते हैं। तो इसी की कन्फ्यूजन का फ़ायदा एग्जामिनर उठाते हैं और फिर वो ऐसे सेंटेंस देते हैं। ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है। अब ये बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है कि अमंग का मतलब होता है में, दरमियान में, अपने स्टूडेंट के दरमियान बड़ा पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर के साथ अमंग नहीं विद इस्तेमाल करना है। ये फ्रेजल वर्ब है और पॉपुलर के साथ मकबूल किसी कम्युनिटी में मकबूल होने के लिए पॉपुलर विद ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ही इज़ पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। यूज़ ऑफ वर्ब्स विद निदर, नॉर और इधर और, ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस हैं। तो जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एज़ वेल एज़, अलॉन्ग विद और विदाउट के केस में बताया था कि आप पहले वाले नाउन या प्रोनाउन जो एज़ वेल एज़ या विद वगैरह से पहले आया होता है उसके मुताबिक वर्ब लगाते हैं। तो ये इसके केस में बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आइदर और नीदर नॉर के केस में आप बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को देख के वर्ब लगाएंगे। जैसे आपके सामने पहली मिसाल है, इधर यू और आई आर रॉन्ग। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले तो यू आया, यू के साथ आप जानते हैं आर आता है और आई के साथ एम आता है। तो हमने देखना है कि जो बाद में आया है बाद वाले के मुताबिक लगाएंगे, इधर यू और आई एम, आई के साथ एम आता है तो सी बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इस तरीके से सेकंड नंबर है, नेदर ही नॉर आई आर बिज़ी। तो अगेन इसमें जो है वो आई बाद में आया तो एम ही आएगा। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का इस्तेमाल बड़ा अमूमी है, बड़ा आम है और ज़्यादातर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर जो है वो टाइम और स्टार्टिंग टाइम या ड्यूरेशन की बात हो रही हो। अब यहाँ भी जो है ना वही देख लें कि आपके सामने कुछ इसमें मिलता जुलता इस्तेमाल है। इल फ्रॉम मंडे, वो मंडे से भी मार है। देखने में तो बाजार ये सेंटेंस बोलने में आपको ठीक महसूस होता है, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। एक तो ये है कि अगर आप जो है पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने मेंशन करना है कि फ़लाँ वक़्त से, अगर एग्जैक्ट आपको दिन, डेट और टाइम, मंथ और ईयर वगैरह का नाम ले, जैसे 1980 से, 2 बजे से, संडे से, 2 तारीख से, जनवरी से, अब आपने नाम ले लिए दिनों के, डेट के, मंथ के, तो फिर आप सिंस इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन आप कह रहे हैं कि 6 दिन से, 7 दिन से, 2 माह से, 5 साल से, तो यहाँ पे आप या 2 घंटे से, यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आप ड्यूरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहे बल्कि जितना अरसा गुजरा है वो बता रहे हैं, तो तब फॉर इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये है कि सिंस और फॉर के साथ आम तौर पे आप जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उस यूज़ करते हैं, उसके साथ हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ किया जाता है।
तो इन सम केसेस जो है वैसे परफेक्ट टेंसेस भी इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल सी ऑप्शन, ही हैज़ बीन इल सिंस संडे होगा। यूज़ ऑफ वर्थ सीइंग, ये वर्थ सीइंग का यूजेज जो है इसके साथ काफ़ी सेंटेंसेस पास पेपर में आए हैं, तो इस वजह से इसको हमने हेडिंग के तौर पे मेंशन कर दिया। लेकिन ये वर्थ के साथ बनने वाले जितने अल्फाज हैं उन सभी के लिए जो है ना ये रूल एप्लीकेबल होगा। जैसे वर्थ सीइंग है, वर्थ मीन काबिल, सी मीन देखना यानी देखने के काबिल। ऐसे ही वर्थ रीडिंग है, मीन पढ़ने के काबिल। वर्थ राइटिंग लिखने के काबिल। वर्थ गोइंग जाने के काबिल। जो भी आप वर्ब ऐड करते जाएँ बनता जाएगा। तो इसका इस्तेमाल ये है कि वर्थ सीइंग जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा होगा हमेशा उसके बाद इस्तेमाल होगा। जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ें, लाहौर इज़ अ वर्थ सीइंग सिटी, तो ये जुमला जो है ना इसमें अगर आप गौर करें तो वर्थ सीइंग दरअसल सिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि लाहौर इज़ अ सिटी वर्थ सीइंग, सिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा सिटी को पहले यूज़ करना होगा, वर्थ सीइंग को बाद में यूज़ करना होगा। तो जो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, लाहौर इज़ अ सिटी वर्थ सीइंग। अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्थ से बनने वाले जितने अल्फाज हैं उन सभी में ये रूल एप्लीकेबल होगा। जैसे वर्थ रीडिंग है तो आप कहते हैं कुरान पाक इज़ आ बुक वर्थ रीडिंग। आपने बुक को पहले मेंशन कर दिया और वर्थ रीडिंग को बाद में मेंशन कर दिया। यूज़ ऑफ बट विद नथिंग एल्स एंड दैन विद अदर दैन, ये वो हेडिंग से ही वाज़े है कि नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट यूज़ करना है आपने, दैन यूज़ नहीं करना। और अदर दैन के साथ आपने दैन यूज़ करना है, बट नहीं यूज़ करना। जैसे इट इज़ नथिंग एल्स दैन प्राइड, अब नथिंग एल्स आया तो नथिंग एल्स के साथ आपने हेडिंग में पढ़ लिया कि उसके साथ दैन ही यूज़ होगा। तो इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, ये करेक्ट इसका आंसर होगा। लास्ट रूल है 40 नंबर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी बड़ा अहम रूल है, कम इसका कोई दर्जा नहीं है, ये बड़ा ही बहुत ही अहम रूल है और इसका ज़िक्र एक इशारतन पहले भी आया है। तो ये है आफ्टर दैन प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल होगा, किस हालत में होगा। तो प्रोनाउन जो हैं जैसे आई है, वही है, ही है, शी है, इट है, इसकी मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं। जैसे आई की मी भी एक हालत है, शी की हार है, तो ये और इसी तरीके से वही की अस है और ही की हिम है, ये ऑब्जेक्टिव हालतें हैं। तो असल हालत जो होती है ना वो सब्जेक्टिव हालत होती है किसी भी प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव भी बोलते हैं उसको। जैसे हिम की ही, मी की आई, अस की हुई, और इट और यू की तो वही आदत है, यू की यू ही होती है, इट की इट ही होती है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केसेस में एक ही शक्ल रहती है। लेकिन कुछ प्रोनाउन जो हैं 4-5 प्रोनाउन ही हैं जिनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मैंने बता दिया आई की मी ऑब्जेक्टिव हालत है, सब्जेक्टिव आई ही है, और वही सब्जेक्टिव हालत है और उस वही की ऑब्जेक्टिव हालत अस है। तो इसी तरीके से जो है वो ही है, ही सब्जेक्टिव हालत है और उस हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत है। तो आपको ये हालतें जो है ना वो किसी और लेक्चर में इसकी इंशाल्लाह वजाहत करूँगा। तो अभी मैंने बता दी हैं कि ऑब्जेक्टिव सब हालत क्या होती है और सब्जेक्टिव क्या होती है, और सब्जेक्टिव हालत दरअसल असल हालत होती है किसी भी प्रोनाउन की। तो आपके सामने सेंटेंस है, शी इज़ मोर वाइज़र दैन, वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन है। तो इसमें 2 गलतियाँ हैं, लेकिन एक रूल से रिलेटेड हम पहले देख लेते हैं। दैन के बाद हमेशा असूल ये है कि सब्जेक्टिव हालत ही आती है, जैसे हेडिंग से वाज़े है। सब्जेक्टिव असल हालत यानी नॉमिनेटिव हालत आएगी। मी दरअसल उसकी असल हालत आई होती है, तो मी नहीं आएगा, आई आएगा। अगर यहाँ पे दैन के बाद हिम होता तो ज़ाहिर है हम उसको ही में चेंज करते, हर होता तो शी में चेंज करते। तो एक तो ये वजाहत हो गई कि दैन के बाद मी नहीं, मी की असल हालत यानी आई आएगी। इसी तरीके से जो है ना
कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे मोर वाइज़र बनाएगी। अब वाइज़र जो है ना, वाइज़ की सेकंड डिग्री वाइज़र, थर्ड वाइजेस्ट होती है। तो ये पहली सेकंड डिग्री है वाइज़ की सेकंड डिग्री वाइज़र, तो इसके साथ मोर लगाने की तो कोई हाजत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से इसको डबल कंपैरेटिव बनाया गया। लिहाजा जिन डिग्रीज़ के साथ आप ईयर लगा के सेकंड डिग्री बनाते हैं, उनके साथ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे टॉल की सेकंड डिग्री टॉलर है, तो मोर टॉलर, साथ में मोर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट है, उसकी शॉर्टर है, तो साथ में मोर लगा के मोर शॉर्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, शी इज़ वाइज़र दैन आई।